हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में दोस्तों क्लास 12 एग्रीकल्चर और क्लास 11 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों के लिए वीडियो अपलोड हो रहे हैं और नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, इस वीडियो में दोस्तों जूलॉजी का 15वां चैप्टर है। क्या है? जूलॉजी का 15वां चैप्टर का नाम है मानव अनुवांशिकी। क्या है? मानव अनुवांशिकी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन फंसेगा, 2 नंबर का भी फंस सकता है। और इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुदरबर्ग जो 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ये पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 बेटा 15वां चैप्टर है। 15वें चैप्टर का ये पार्ट 1 अपलोड हो रहा है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 2। पार्ट 2 के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, चाहे आप 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आपको 12 एग्रीकल्चर वालों से कहूँगा, अगर आपको जूलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स चाहिए और चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो चाहिए तो दोस्तों मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। संपर्क करिए, आपको पूरे जूलॉजी के और पूरी केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए आप। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में और जनरल नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है ये। अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कौन सा वो ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में प्रयोग करा, यानी अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रयोग करा। या दूसरी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो दूसरी प्रकार से आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि आप बताइए अनुवांशिकी के जनक कौन हैं। क्या? अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका, अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर हो जाएगा आपका मेंडेल ने। किसने बेटा? मेंडेल ने। अगला क्वेश्चन समझिए, अनुवांशिकी। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा। अब देखिए, यहाँ आप समझिए, यहाँ अनुवांशिकी के क्षेत्र में प्रयोग था, लेकिन यहाँ कह रहा है बेटा अनुवांशिकी शब्द। क्या कह रहा है? अनुवांशिकी शब्द। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वो पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग करा, अनुवांशिकी शब्द का क्या करा बेटा? इस्तेमाल किया। तो देखिए, हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं, इसका भी आंसर आपको याद रखना है। बेटेसन ने। वैज्ञानिक कौन है वो? वैज्ञानिक है बेटा बेटेसन। क्या है? बेटेसन ने। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वो कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ समझिए। एक पुरुष, क्या? एक पुरुष में क्रोमोसोम को हिंदी में हम बेटा गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र की कुल संख्या होती है, यानी एक मानव है, एक मनुष्य है, उसमें गुणसूत्र की यानी इंग्लिश में कहो तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर बेटा हो जाएगा 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम का मतलब ये है बेटा कि 23 जोड़ी। कितना? 23 जोड़ी। क्या वीडियो दिखाई दे रही है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हाँ, क्लियर चल रही है बेटा। देखिए, और रुद्रवर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है क्यों? अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट निशान लगाइए बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रुद्रवर्ग
और रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है क्यों है, क्यों वो सर्वदाता है, किस कारण से वो सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए तो सर्वदाता कहते हैं। जो ब्लड सभी ग्रुप के मनुष्यों को दे सकता है वो क्या कहलाता है, सर्वदाता। सर्वदाता क्यों है, क्यों दे सकता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो ओ रुधिर वर्ग है उसमें बेटा कोई भी एंटीजन नहीं होती। क्या लिखोगे इसका आंसर, कोई भी क्या नहीं होती, एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होती। जब कोई एंटीजन नहीं होती इस कारण से किसी को भी इसका ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखिए सेम ही है, लगभग घुमा दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ है, बकाया आंसर हमारा बढ़िया है। देखिए किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति, वो बेटा अभी कह रहा है, देखिए किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सभी वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। इसने क्वेश्चन घुमा दिया। यहाँ क्या पूछा था, ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है, तो देखिए इसने बता दिया ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है। क्यों सर्वदाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सभी वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, तो बेटा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ओ रुधिर वर्ग। अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। यहाँ अब फिर से आप समझिए, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ अनुवांशिकी है, यहाँ अनुवांशिकता है, क्या है, अनुवांशिकता, और क्या है, गुणसूत्र। अनुवांशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। वीडियो के लास्ट में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिए। अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। आंसर बेटा आपका हो जाएगा, देखिए सटन तथा बोवेरी ने, सटन तथा बोवेरी दो वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक सटन है तथा दूसरा कौन सा है, बोवेरी। तो दोनों ने क्या करा, अनुवांशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है मानव कोशिका में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं। अब बेटा यहाँ समझिए क्वेश्चन को थोड़ा सा, मानव कोशिका में कह रहा है, मानव कोशिका में कितने अलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसकी आपको क्या बतानी है, संख्या बतानी है। तो बेटा अलिंग जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है आपकी 22 यानी 22। कितनी हो जाएगी, 22। अगला क्वेश्चन, लिंग सहलिंगता की विचारधारा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। यानी जो लिंग सहलिंगता है इसकी विचारधारा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की, आपको इसका आंसर बताना है। लिंग सहलिंगता की विचारधारा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की, तो बेटा इसका आंसर आपका हो जाएगा मॉर्गन। क्या हो जाएगा, मॉर्गन ने। आपको बता दें इस चैप्टर में से बेटा क्या क्या हटा है, इस बार क्या नहीं पढ़ना। देखिए इस चैप्टर में मानव अनुवांशिकी में आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण टॉपिक नहीं पढ़ना। क्या, मनुष्य में लिंग निर्धारण टॉपिक नहीं पढ़ना इस चैप्टर से। दूसरा वर्णाधनता, क्या, वर्णाधनता इस चैप्टर से नहीं पढ़ना। इस चैप्टर से ये दो टॉपिक इस बार 2020 और 21 के लिए कम हो गए। क्यों हो गए आपको पता है, कोरोना महामारी के चलते हुए, क्योंकि कॉलेज ऑफ है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है। बेटा 3 प्रकार के हम ये सिंड्रोम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे डेफिनेशन इसकी जानेंगे। एक टर्नर सिंड्रोम को पढ़ेंगे, ये अनुवांशिक विकार होते हैं। अनुवांशिक विकार कौन कौन से हम पढ़ेंगे, देखिए टर्नर सिंड्रोम पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम पढ़ेंगे और क्लेनेफिल्टर्स पढ़ेंगे। तीनों पढ़ेंगे क्योंकि इस पे बेटा टिप्पणी आती है लिखने के लिए 2 मार्क्स की, तो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो क्रोमोसोम की संख्या बतानी है। टर्नर में क्रोमोसोम की संख्या होती है बेटा 45। कितनी होती है, 45, 45 यानी 44 +
x बराबर हो जाता है आपका 45। नेक्स्ट, मेंडेल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? ये तो बेटा हर बच्चे को याद होना चाहिए। इसका आंसर प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए, हर बच्चे की जुबान पे होना चाहिए कि मेंडेल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर करे थे। आपको दो आंसर यहां से बताऊंगा, आपको दो आंसर यहां से बताऊंगा, दो आंसर। मेंडेल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर करे? तो बेटा पौधे का नाम है, देखिए, मटर। क्या नाम है? मटर। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर और मिलेगा। आपसे यह पूछा जा सकता है कि आप बताइए मटर का वैज्ञानिक नाम। मटर का क्या वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। क्या मेंडेल है? ग्रेगर जॉन मेंडेल। मेंडेल का बेटा पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडेल, जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडेल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? तो बेटा मटर पे किए। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए, हम कुछ अनुवांशिक विकार हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे बेटा हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे? टर्नर्स सिंड्रोम। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे क्लेरीफिल्टर सिंड्रोम। क्या? क्लेरीफिल्टर सिंड्रोम। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। तो बेटा एक एक करके हम ये अनुवांशिक विकार को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्नर्स सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? इसमें लिंग मोनोसोमिक होता है। क्या लिखोगे बेटा? इसमें लिंग क्या होता है? मोनोसोमिक। मोनोसोमिक होता है। इसमें लिंग मोनोसोमिक होता है। आगे क्या लिखना है? इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। इसमें गुणसूत्रों की यानी क्रोमोसोम की संख्या, मैंने अभी एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी इसका आंसर बताया था। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी? 45। आपको मैंने बताई थी 44 प्लस x बराबर आपको बताई थी 45 होती है, यही बताया था ना। तीनों पे बेटा एक दो नंबर की टिप्पणी आती है लिखने के लिए। यह नपुंसक मादा होती है। क्या लिखोगे आगे? यह नपुंसक मादा होती है। मादा होती है यानी फीमेल होती है। आगे समझिए, इसमें अंडाशय अविकसित होते हैं। क्या होता है? इसमें अंडाशय, क्या अंडाशय कैसे होते हैं? अविकसित। अविकसित यानी विकसित नहीं होते। अंडाशय इसमें विकसित नहीं होते, यानी कैसे होते हैं बेटा? अविकसित। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में फिर से समझिए। जब भी टर्नर सिंड्रोम की बात आए तो आप बताओगे इसमें लिंग मोनोसोमिक होता है। कैसा होता है? मोनोसोमिक। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 44 प्लस x बराबर 45 होती है। यह नपुंसक मादा होती है। क्या होती है? यह नपुंसक मादा होती है। इसमें अंडाशय अविकसित होते हैं। क्या? इसमें अंडाशय कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। अब बात हम करते हैं क्लेरीफिल्टर सिंड्रोम की। सेकंड नंबर पे है। इसमें लिखोगे इसमें लिंग गुणसूत्र। क्या? इसमें लिंग गुणसूत्र ट्राइसोमी होने के कारण, ट्राइसोमी होने के कारण क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होने के कारण क्रोमोसोम की संख्या, किसकी? गुणसूत्र की। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47। 47 का मतलब 44 प्लस x वाई
बराबर कितना 47 होती है, 47 होती है। आगे समझिए, इसमें वृषण यानी टेस्टिस होते हैं वो अविकसित होते हैं। इसमें वृषण कैसे होते हैं? अविकसित, यानी विकसित नहीं होते, अविकसित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें स्त्रियों के समान विकसित होती है। किसके समान? स्त्रियों के समान। इसमें क्या लिखोगे? इसमें स्त्रियों के समान होते हैं। यह नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक। यह नपुंसक होते हैं। तो एक बार फिर से समझिए आप, देखिए क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम जब भी आएगा टिप्पणी लिखने के लिए आप लिखोगे इसमें लिंग गुणसूत्र ट्राइसोमी होने के कारण, किसके? ट्राइसोमी होने के कारण क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47। 44 प्लस XY बराबर 47। इसमें वृषण कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं, यानी विकसित नहीं होते। इसमें स्त्रियों के समान होते हैं, यह नपुंसक होते हैं। अब आपने एक चीज देखी कि टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 थी, जबकि क्लीनेफेल्टर्स में क्रोमोसोम की संख्या कितनी आ गई? 47 आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा, लास्ट है हमारा, देखिए ये डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को पढ़ेंगे और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए डाउन सिंड्रोम में आप लिखोगे कि इसमें 21वीं जोड़ी समजात गुणसूत्र, इसमें कौन सी? 21वीं जोड़ी, 21वीं जोड़ी समजात क्रोमोसोम, समजात ट्राइसोमी होता है। कैसा होता है? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी होता है। आगे समझिए, गुणसूत्रों की संख्या बेटा अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी कितनी होती है? 47। इसमें भी बेटा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47। आगे लिखोगे इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। मंगोलियन जड़ता के लक्षण होते हैं इसमें मंगोलियन, कैसे? मंगोलियन जड़ता, जड़ता के क्या होता है? लक्षण होते हैं। और पहचान क्या है? इसमें नेत्र तिरछे होंगे। क्या? इसमें नेत्र कैसे? तिरछे, नेत्र तिरछे होंगे। पलके मंगोलों की तरह होगा, जो पलके होंगी, पलके वो मंगोलों की तरह, किसकी तरह? मंगोलों की तरह। कॉमा सिर कैसा होगा? गोल होगा, सिर गोल। त्वचा खुरदरी होगी। क्या? त्वचा का मतलब स्किन कैसी होगी? खुरदरी। त्वचा आपकी खुरदरी होगी। जीभ मोटी होगी। जीभ कैसी होगी? जीभ मोटी। कद आपका छोटा होगा, कद छोटा होगा। तथा बुद्धि मंद होगी। बुद्धि कैसी होगी? मंद। बुद्धि कैसी होगी बेटा? मंद बुद्धि होगी। एक बार समझिए फिर से, देखिए जब डाउन सिंड्रोम की बात आएगी तो डाउन का मतलब समझ लेना कि डाउन तो डाउन है, इन दोनों से क्या है? डाउन है। डाउन का मतलब कम, तो कम से समझना है, क्योंकि इसमें 21वीं जोड़ी समजात, कौन सी? 21वीं जोड़ी समजात क्रोमोसोम ट्राइसोमी होता है।
इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, 47 होती है। इसमें क्या है? मंगोलियन जड़ता के लक्षण प्रेजेंट होते हैं। इसमें नेत्र तिरछे दिखाई देते हैं, पलकें मंगोलों की तरह होती हैं, सिर गोल होता है, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी, कद छोटा, बुद्धि मंद होगी। तो बेटा ये 3 थे आपके विकार, आनुवांशिक विकार थे, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर्स और डाउन सिंड्रोम। चलिए आगे की तरफ, वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करें तो इसमें बेटा अब हम सीखेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता की परिभाषा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम संकर, इसके बाद संकरण, ठीक है, इन तीनों की परिभाषा को हम समझेंगे। तो समझिए अनुवांशिकता की परिभाषा के लिए इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे बेटा वे लक्षण। कौन से? वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे लक्षण, ऐसे कर लो, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, जो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? समझिए, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं तो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आगे समझिए, पूरी बात आपको समझाऊंगा। अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को, किसे? अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को, अनुवांशिक लक्षणों की, अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को, किसे? वंशागति को क्या कहते हैं बेटा? अनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। अब आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ऐसे लक्षण या वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसे लक्षण या वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं, ऐसे लक्षणों को अनुवांशिक, ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? आपका अनुवांशिक कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। तथा अनुवांशिकता के लक्षणों की वंशागति को, वंशज को हम क्या बोल रहे हैं? अनुवांशिकता बोल रहे हैं। समझिए, जैसे मेरे माता पिता हैं, क्या? जैसे मेरे माता पिता हैं, उनके लक्षण मेरे माता पिता की संतानों में यानी मुझ में पहुंच जाएं, और जब मेरे लक्षण मेरे आने वाली पीढ़ी के अंदर पहुंच जाएं, तो इसी प्रकार के लक्षणों को क्या कहेंगे? अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण और अनुवांशिक लक्षणों की इसी वंशागति को हम क्या कहेंगे बेटा? अनुवांशिकता कहेंगे। अब समझिए आप संकर। आगे क्या है? संकर। अगर संकर की हम इंग्लिश में बात करें तो बेटा कहलाएगा ये हाइब्रिड। क्या कहलाएगा? हाइब्रिड। इसमें क्या लिखोगे? जब दो विरोधी तुलनात्मक लक्षण वाले, जब दो विरोधी तुलनात्मक लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली संतान,
संकर होती है। कैसी होती है? संकर होती है, यानी हाइब्रिड होती है। इसमें दोनों के जीन्स पाए जाते हैं। क्यों हाइब्रिड होती है? क्योंकि बेटा इसमें दोनों के जीन्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के जीन्स, दोनों के क्या पाया जाएगा? जीन्स पाए जाते हैं। अब समझिए आप, देखिए दो विरोधी तुलनात्मक लक्षण वाले, कोई भी दो जीव हैं जो विरोधी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तुलनात्मक लक्षण वाले जीवों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो हाइब्रिड होगी। कैसी होगी? हाइब्रिड होगी। जैसे आप, अगर मैं दूसरे तौर पे बात करूं तो आपने देखा होगा, जैसे कोई आपने पशुपालन में पढ़ा होगा गाय के लिए, किसे? गाय के लिए। तो आपने देखा कि एक तो उसने फिजिशियन, वो होती है, कौन सी नस्ल की गाय होती है आपकी? एक तो आपकी ये वाली चल रही है, सिंधी गाय चल रही है, सिंधी गाय है, या फिर दूसरी आम भाषा में देसी गाय बोल लो, या किसी और वैरायटी की, यानी दो वैरायटी की गायों को बोल लो, दो वैरायटी के। अब एक गाय है, उसे आपने एक तो सिंधी का टीका लगवा दिया गाय को गर्भाधान के समय, और एक दूसरी वैरायटी का टीका लगवा दिया। दो टीके आपने लगवा दिए, दोनों अपोजिट टीके थे, तो उसकी संतान, जो उससे संतान मिलेगी, बच्चा मिलेगा उसका गाय का, वो कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड कैसे होगा? आधा तो जिन के आप टीके लगवाओगे तो उनका असर आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज समझाई गई है। आगे समझिए, उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी? हाइब्रिड होगी, क्योंकि इसमें दोनों के जीन्स पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा एक भाई अमेरिकन गाय है, दूसरी आपकी सिंधी गाय है, ठीक है, और आपके अंदर जो पाल रहे हो घर पे, वो कैसी गाय है? देसी गाय है। कैसी गाय है? देसी गाय है। अब देसी गाय पे अगर आप टीका लगवाओगे, किसका? अमेरिकन का या अमेरिकन का, या आप टीका लगवाओगे सिंधी गाय का, तो बेटा जब दो तुलनात्मक लक्षण वालों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान कैसी होगी? हाइब्रिड। तो गाय से जो बच्चा मिलेगा वो कैसा होगा? हाइब्रिड होगा, क्योंकि इसमें दोनों के जीन्स पाए जाते हैं। आगे समझिए बेटा, संकरण। संकरण की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कहलाता है क्रॉस। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? क्रॉस। तो इस चीज को भी समझ लीजिए। इसमें क्या लिखोगे आप? परस्पर विधि लक्षण वाले, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, आगे समझिए। देखिए, परस्पर क्या? परस्पर विरोधी लक्षण वाले। कैसे? विरोधी लक्षण वाले जीवों के मध्य निषेचन को, जीवों के मध्य किसे? निषेचन को, निषेचन को क्या कहते हैं बेटा? संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। समझ लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन है हमारा, संकरण यानी क्रॉस। क्रॉस क्या होता है? परस्पर विरोधी वाले। कैसे? परस्पर विरोधी वाले लक्षण, परस्पर विरोधी लक्षण वाले जीवों के मध्य जब निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम संकरण कहते हैं। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये विरोधी है, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ बनके तैयार हो गई है। पीडीएफ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शाम तक सेंड कर दी जाएगी। तो विरोधी की जगह बेटा हो सकता है नोट्स में, पीडीएफ में विधि हो गया हो। क्या? विधि हो गया है। तो विधि को बेटा विरोधी कर लेना, वहां पे मिस्टेक हो सकती है, पीडीएफ में आप चेक कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिए, चलते हैं आगे की ओर। अगला टॉपिक से हमारा बेटा बुद्धि लब्धि। क्या पढ़ेंगे अब हम? बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि को समझोगे, देखिए बुद्धि लब्धि में क्या समझोगे?
टॉपिक्स बुद्धि लब्धि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट का निशान लगाइए, क्योंकि ये आपको आगे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास में पढ़ने को मिलेगा। तो बुद्धि लब्धि में आप पढ़ोगे, देखिए कोई भी छात्र है, किसी छात्र की क्या वास्तविक आयु, किसी छात्र की वास्तविक आयु और उसकी मानसिक आयु और उसकी मानसिक आयु के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? बुद्धि लब्धि कहते हैं। आगे समझिए, बुद्धि लब्धि जो है बेटा वो जीवन भर स्थायी रहती है। जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि जीवन भर, क्या जीवन भर स्थायी रहती है, स्थायी रहती है। आगे समझिए, देखिए बेटा बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र है। आप कहोगे सर हमारी बुद्धि लब्धि कितनी है, ये कैसे पता लगेगा? तो उसका लिए सूत्र है। देखिए बुद्धि लब्धि बराबर होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है बेटा मानसिक आयु, क्या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला यानी सूत्र आपका बेटा बन गया, देखिए सूत्र बना बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। आपने क्या कहा? परिभाषा में समझिए, आपने बुद्धि लब्धि के बारे में बोला कि कोई भी छात्र है उसकी वास्तविक आयु और उसकी मानसिक आयु के अनुपात को क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि कहते हैं। और बुद्धि लब्धि जीवन भर स्थायी रहती है। आपने देखा बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र भी मिला, क्या? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब समझिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो सूत्र था बेटा, सूत्र इतना आया, कितना? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, इतना आया था। और इतना सूत्र पहले दिया था वो साइकोलॉजिस्ट है बेटा, स्टर्न। कौन है? स्टर्न ने सूत्र इतना दिया था, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, इतना। लेकिन जब बाद में एक साइकोलॉजिस्ट और आए जिसका नाम है टर्मन, क्या? टर्मन ने ये सूत्र दिया, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। फिर बेटा ये सूत्र जाके कहीं कंप्लीट हुआ। आगे समझिए, सपोज दैट, देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, वो समझिए, क्वेश्चन को सीधे ही सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए कोई छात्र है, आपने देखा कि कोई छात्र है, उसकी मानसिक आयु कितनी है? 40 वर्ष है। IQ बराबर, बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं? IQ बराबर किसी भी छात्र की वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु मैं कर दे रहा हूं, देखो यहाँ 20 वर्ष और मानसिक आयु कर दी मैंने 40 वर्ष। अब समझ लीजिए, आप समझिए क्वेश्चन के लिए कैसे निकालोगे। देखिए मैंने आपसे कहा कि किसी छात्र की वास्तविक आयु कितनी है? 20 वर्ष और मानसिक आयु कितनी है? 40 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि बताओ कितनी होगी? आपने देखा कि भाई एक स्टूडेंट है, IQ बराबर फार्मूला जो होता है वो बुद्धि लब्धि, IQ बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। आपने देखा कि एक स्टूडेंट है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 20 है और मानसिक आयु कितनी है? 40 है। जब आपने देखा मानसिक आयु आपको मिल गई कितनी? 40, तो आपने 40 रख दिया। आपने देखा वास्तविक आयु कितनी है? 20, तो आपने 20 रख दी, इनटू सूत्र का क्या है? 100, तो ये 100 हो जाएगा। आपने देखा एक 0 से एक 0 काट दिया, 2 दूनी कितना होता है? 4, अब 100 दूनी कितना हो गया? 200, यानी आपकी बुद्धि लब्धि निकल के आई कितनी? 200। इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आपको बताना चाहूँगा बेटा, बस इस वीडियो में इतना ही था, आगे इसका पार्ट 2 आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।